बेलारूस और लाटविया के बॉर्डर के बीच की दूरी 172 किलोमीटर है। बेलारूस से लिथुआनिया के बॉर्डर के बीच की दूरी भी 171 किलोमीटर के करीब है। बेलारूस से पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 419 किलोमीटर है। नब्बे दिन और बस 90 दिन, फिर ना महायुद्ध की नौबत रह जाएगी, ना जवानों का खून बहेगा, ना कूटनीति होगी, ना आलोचना की गुंजाइश होगी। एक धमाका होगा और सब तबाह। धुआं, धुआं और सिर्फ धुआं। नेस्त नाबूद हुई इन इमारतों को कब्रगाह में बदलते आप देख रहे हैं ना। ये यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत की तस्वीरें हैं। कुछ भी नहीं बचा। जिंदगी सेकंड के जलजले में जल गई। युद्ध की विभीषिका में 6 लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अधूरी ख्वाहिशों की बलि चढ़ गए। बखमूत में भी यही हुआ, सोलेदार में भी यही हुआ, अब दिविका में भी ऐसा ही हुआ, लुहांस्क में भी यही हुआ। कहीं कुछ नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन के आम लोगों की मौत का सबब बन गई। शहर दर शहर कफन ओढ़कर सो गए। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद ये कभी भी हो सकता है। ये वही तारीख है जिस दिन पुतिन के ऐलान के मुताबिक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कंप्लीट हो जाएगी। पहले पुतिन ने कहा बेलारूस में तैनात होंगे रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। अब बेलारूस में रूस के राजदूत बोरिस ग्रीज़लव ने ऐलान किया है कि जिन परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में हो रही है, उसका रुख बेलारूस में पश्चिमी हिस्से में किया जा रहा है। बेलारूस के पश्चिम का नक्शा आप समझ चुके हैं कि पुतिन के टारगेट पर लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड तीनों हैं। ये तीनों देश नेटो के सदस्य देश हैं। तीनों को पुतिन एक साथ रौंदना चाहते हैं क्योंकि ये देश छोटे से ही ज़ेलेंस्की की जिंदगी की तरह युद्ध की सांस बने हुए हैं। पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप जो यूक्रेन पहुंचती है, उसकी मेन लाइन पोलैंड है। पोलैंड के रास्ते हथियार पहुंचना बंद होने का मतलब है यूक्रेन की सेना का मेन रसद कनेक्शन काट देना। पुतिन ये काम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से करना चाहते हैं। लाटविया और लिथुआनिया उन देशों में शुमार है जिन्होंने यूक्रेन को अपने से जितना बन सका सपोर्ट किया। रूस की सीमा के पास ये छोटे देश नेटो के ठिकाने हैं। पुतिन इन ठिकानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं क्योंकि तभी ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो सकेगी और युद्ध का निष्कर्ष निकल पाएगा। पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल वाली चाहत और पोलैंड के बॉर्डर के बीच नेटो बैठा है। दुनिया के किसी भी देश के लिए एक साथ 30 देशों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पुतिन के पास विकल्प कम बच गए हैं। उनके और उनके बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव हों या बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की परमाणु धमकी हो, इन धमकियों का असर नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले लुकाशेंको ने फिर परमाणु धमकी दी है। सुनिए। Не переступим инициативно границу Беларуси. Никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай Бог нам 2 раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас. यही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से भी एक हाथ आगे हैं। उनका कहना है कि वो चाहेंगे कि रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात करें। मतलब टैक्टिकल हथियारों का निशाना सिर्फ पोलैंड, लाटविया या लिथुआनिया ही क्यों, फिनलैंड और स्वीडन तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को बेलारूस में क्यों न तैनात किया जाए।
बेलारूस इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का पावर सेंटर बन गया है। बेलारूस ने पिछले साल रूस को इजाजत दी थी कि वो अपने सैनिकों को उसकी जमीन से यूक्रेन भेज सकता है। 1990 के बाद पहली बार देश से बाहर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने क्या कहा है समझिए। क्योंकि अमेरिका चाहकर भी इस परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस को रोक नहीं पाएगा। रूस का कहना है कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह होगी जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। अमेरिका के दुनिया भर में कितने परमाणु ठिकाने हैं उसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले पुतिन परमाणु बम और बर्बादी के बीच बैठे नेटो का चार्टर क्या कहता है देख लीजिए। क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुटता के साथ दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। नेटो की सदस्य संख्या इस वक्त अमेरिका, यूरोप और उत्तर अमेरिका के सदस्य देशों के साथ 30 है। फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश भी नेटो जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं और यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए ही पुतिन ने हमला भी किया है। रूस के राजदूत की तरफ से यह नहीं बताया गया कि बेलारूस के पश्चिमी हिस्से में किस जगह टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी, लेकिन बेलारूस का पश्चिमी बॉर्डर कहना ही काफी है क्योंकि इससे लगे 3 देश पुतिन के बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो हैं पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया। इन 3 पर हमला मतलब अमेरिका से सीधा युद्ध। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? 14 महीनों के महायुद्ध में पुतिन ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका कारण समझना बहुत आसान है कि पुतिन के पास भी परमाणु बम का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि नेटो ने भी रूस को अपने परमाणु हथियार से लैस मिसाइलों से घेर रखा है। इस वक्त अमेरिका ने ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की जैसे कई यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное. ये बहुत क्लियर है कि बेलारूस में पुतिन न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती तो करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति लुकाशेंको को उसका रिमोट नहीं देंगे। लुकाशेंको का परम दुश्मन है पोलैंड, इसलिए बेलारूस को रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का कंट्रोल नहीं देगा। ये हथियार सिर्फ बेलारूस में तैनात रहेंगे जो पुतिन के ऑर्डर पर चलेंगे। रूस ने पहले ही बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बना दिया है। अब अगले महीने से पायलट की ट्रेनिंग भी शुरू करने जा रहा है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए रूस यहाँ एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। Мы не передаем, ни США своим союзникам не передают. Они просто, мы в принципе делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах у союзников и готовят их носители и их же готовят экипаж. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил. रूस ने अभी बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनाती का फैसला भले किया। इससे पहले रूस ने बेलारूस में अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और न्यूक्लियर हथियार चलाने वाली इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है।
रूस ने अपनी घातक मिसाइल इस्कंदर को भी बेलारूस रवाना कर दिया। अब यही इस्कंदर मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार फायर करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इस्कंदर की क्षमता देख लीजिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का फैसला किया गया है वो असल में होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं और इससे नुकसान किस स्तर का होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में कम रेंज की मिसाइलें, आर्टिलरी शेल्स, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और न्यूक्लियर वॉरहेड वाले टॉर्पीडो जैसे कई हथियार शामिल होते हैं। ये छोटे बम होते हैं जिनकी क्षमता 1 किलोटन से 100 किलोटन तक की होती है। हिरोशिमा पर गिराया गया बम 15 किलोटन का था। 100 किलोटन के बम का असर 8 किलोमीटर तक का होता है। मतलब साफ है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत लाते हैं, मौत जिसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेना चाहता। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिमीर ततार्स्की की बम धमाके में मौत हो गई। और इस वक्त बदलाव की बिग ब्रेकिंग। क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? सवाल इसलिए भी कि